नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक क्रॉस ऑब्जेक्शंस, रूल 22, order 41. This topic is very important for your mains, and you can expect 1 or 2 questions in your prelims as well. So mainly this topic is very important for your mains. Secondly, such kind of tricky questions will increase your performance in prelims to a greater degree. It is my opinion, if someone lose marks on these topics like cross objections, his merit will not be disturbed, because these are too deeper questions. ये बहुत अंदर जाके वाली पढ़ाई है। अगर ये क्वेश्चन किसी के छूट जाते हैं तो मेरिट लिस्ट में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा उसकी, लेकिन अगर वो करता है तो उसकी मेरिट में आगे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपने इजी क्वेश्चन छोड़ा, जैसे सेकंड अपील का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 100, अगर आपने वो छोड़ा तो आपकी मेरिट लिस्ट ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगी क्वेश्चन गलत करते ही, क्योंकि उस क्वेश्चन को लगभग सभी लोग सही करके आएंगे। क्रॉस ऑब्जेक्शन जैसे टॉपिक पर रूल 22 को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत कम लोग कर पाएंगे। तो जो क्वेश्चन टफ है, अगर आप वो भी कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप मेरिट लिस्ट में बहुत आगे जा रहे हैं। और अगर आप सिंपलेस्ट क्वेश्चंस को छोड़ के आ रहे हैं तो आप इसका मतलब धरातल की तरफ आप बहुत तेजी से जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि इजी क्वेश्चंस, जो फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम डायरेक्ट, वो तो छूटने ही नहीं चाहिए। दैट विल एंश्योर you are qualifying the prelims exam. But if you do well in such kind of questions, it means you are not near cutoff, you are near the topper's rank in the prelims as well. And such kind of, you can expect a short note on cross objections. So such kind of questions can be handled by only few students. तो मैं आपको करा रहा हूँ, मेरी एफर्ट से ये जो अपील वाला चैप्टर है उसका कोई भी एस्पेक्ट ऐसा अनटच ना रह जाए। तो एक सेगमेंट आपका बहुत बढ़िया हो जाना चाहिए। सही है, मैंने ये सेगमेंट बहुत बढ़िया कराया है। आपके जो जुरिस्डिक्शन, रेस सब जुडिस, रेस जुडिकेटा, ये सारे जिनको मैंने टच किया है, मैं उसे मैक्सिमम डिटेल में गया हूँ कि कुछ छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का, कुछ पॉकेट्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, तो लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस। डोंट फॉरगेट द रूल 22, order 41. First question in prelims will be here only. Provision of cross objections is given, option A, B, C, D like this. Answer will be rule 22, order 41. Now what is this? Then for that purpose, first of all, let's go to the language, direct language of the rule 22. This is in your notes as well as in your direct. Please go to that. So this is what
Rule 22. See, I am not going to deal with all the rules of 41, order 41, because that is not a prudent approach. Go to the only important provisions now. This is very important. Upon hearing, respondent may object to decree. Please see this. Who can object? Respondent. So this is the first question of your prelims. Whose right it is? It is the right of respondent. Got it? Respondent may object to what? Object to decree. As if he had preferred a separate appeal. जैसे कि उसने कोई अलग से अपील की हो. Very interesting. See, in appeal he is respondent. It means what? He is not preferring any appeal. It means a decree was passed in his favor. जिस व्यक्ति के फेवर में डिक्री पास हुई थी, है ना, तो ही विल बी रेस्पोंडेंट राइट नाउ. तो दिस राइट इज ऑफ दैट पर्सन. वो आना नहीं चाहता था कोर्ट में कि बहुत केस लड़ लिया भाई, एक डिक्री पास में आ गई, कुछ छोटा मोटा मेरे खिलाफ भी होगा, आई एम नॉट गोइंग इन टू अपील नाउ. लेकिन दूसरी पार्टी जाएगी, हम क्यों नहीं जाएंगे भाई? एग्रीड पार्टी विल अप्रोच द कोर्ट. नाउ ही बिकम्स अपीलेंट एंड यू बिकम्स रेस्पोंडेंट. नाउ इट रूल 22. Rule 22 is permitting you that if you have any right to appeal that, in case you were having right to prefer appeal but you avoided that, आपने avoid किया उसको. See, there may be situations when this is where the suit is partly decided in favor of the plaintiff and partly in favor of the defendant. It may be a situation also like this, party decided in one favor, partly in favor of the defendant. Now both parties are aggrieved here in this case. Suppose there is a partition suit, court partition in such a way none of the party is satisfied, and the very good example is the Ram Janambhoomi dispute. Both parties were unsatisfied with the decree. Both parties felt aggrieved. The High Court of Allahabad gave something to everyone, but still they felt that this decree is wrong. It should have been in our favor. So there may be the cases when the partly is decided in one to everyone. So then everyone is having right to appeal. Please raise hand. बात समझ में आ गई तो. Now I was a defendant. I have also right to appeal. You have also right to appeal. So what are the options again available to me? Number one, you can file appeal. I also can file appeal, but I choose not to file an appeal against you. Got it? You filed an appeal. Now I am the respondent in your appeal. बात समझ में आ रही है? Though I was having right to file an appeal, मेरे पास अपील करने का राइट था, बट मैंने अपील नहीं की. बट यू प्रेफर्ड एन अपील, यू बिकेम अपीलेंट, आई बिकेम रिस्पोंडेंट. देन मुझे याद आता, अच्छा आई ट्राइड नॉट टू डिस्टर्ब यू, मैंने सोचा था यहीं झगड़ा खत्म हो जाएगा, बट वंस यू हैव स्टार्टेड द थिंग्स, आई विल ऑल्सो ब्रिंग ऑल माई पॉइंट्स विच आई कुड हैव ब्रॉट इन माई सेपरेट अपील. जो मैं सेपरेट अपील में ला सकता था उन सारे पॉइंट्स को मैं भी लाऊंगा. बात समझ आ रही है? रेज हैंड जिसको समझ नहीं आया हो. तो इन दैट केस इस बैकग्राउंड में आप प्लीज यू रीड रूल नंबर 22 अगेन. देखिए क्या इसकी हेडिंग है. अपॉन हियरिंग रिस्पोंडेंट में ऑब्जेक्ट टू डिक्री, ही कैन ऑब्जेक्ट टू डिक्री विच ही डिड नॉट कंप्लेन अर्लियर एज इफ ही हैड प्रेफर्ड ए सेपरेट अपील. वो ऐसे ही ऑब्जेक्शन कर सकता है जैसे कि उसने सेपरेट अपील में सेपरेट अपील फाइल की हो. सेम ऑब्जेक्शंस व्हिच ही कुड हैव ब्रॉट इन सेपरेट अपील, ही कैन ब्रिंग ऑल दोज ऑब्जेक्शंस हियर इटसेल्फ. तो दिस इज राइट ऑफ द रेस्पोंडेंट ऑफ फाइलिंग, यू कैन से क्रॉस ऑब्जेक्शंस इन द केस लाइक दिस. पास में आ गई. नाउ आई गो टू द बैरक लैंग्वेज, फर्दर लैंग्वेज. दिस वाज द हेडिंग ओनली एंड यू कैन सी दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन बी आस्क्ड. See, not every rule is important for the point of view of your exams.
समटाइम्स मेरी एक रिलेटिव है और बहुत क्लोज रिलेटिव है. यू कैन नॉट बिलीव कि CPC के उनको कोई सा ऐसा रूल नहीं था जो उनको याद ना हो विद प्रोविजोस एक्सप्लेनेशंस. ऑर्डर 21 रूल 106 द लेंथीएस्ट ऑर्डर इज 21. उनको ऑर्डर 21 के 106 रूल याद थे. एंड द मोमेंट शी सेड टू मी, आई सेड यू कैन नेवर क्वालिफाई द एग्जाम. व्हाट इज दिस? मैंने कहा यस यू कैन नॉट. एंड शी वॉज सो लेबोरियस कि इवन शी यूज टू डिस्कार्ड ऑल द रिलेटिव्स. शी विल नॉट मीट एनीवन. उसको एक धुन थी बस, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, कम खाना खाना, जो नींद ना आए, जितना भी आदमी अपने को किल कर सकता है. शी हैज़ डन एवरीथिंग बट शी डिड नॉट लर्न हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी. कई बार इंसान के अंदर ऐसा लगता है कि वो कर लेगा. नीदर शी ट्राइड टू आस्क फ्रॉम मी, नीदर शी ट्राइड टू आस्क हर सिस्टर, माई वाइफ जुडिशल ऑफिसर हैं, और भी किसी से. बस मैं उसको ये था कि मैं सब कुछ कर लूँगी तो हो ही जाएगा, कहाँ से पूछेगा कोई. If I do everything, then I will cover the entire paper. She could not qualify even prelims. This is why, because there was the wrong approach. Approach is that you select the portion, you do selective things, important things, but you should also be able to reproduce those things. आपने इतना ईट कर लिया, इतना खा लिया कि उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ढंग से संभाल नहीं पा रहे उसको अब, है ना. सो आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली. इन एग्जाम यू कैन नॉट क्वालिफाई, मिक्स हो जाएगा, यू विल कंफ्यूज्ड. लेकिन आपने फोकस किया, 41 पढ़ रहे हैं हम लोग, 22 पर फोकस कर रहे हैं तो 22 याद रह जाएगा. अब सब करना शुरू कर देंगे आप लोग, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. किसका 22, इसमें 22, उसमें 22, सब भूल जाएंगे आप लोग. तो प्लीज फॉर द गॉड सेक डोंट बी ग्रीडी ऑफ द नॉलेज कि ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, सब कुछ सीख लूँ. मैं ये नहीं कह रहा पढ़िए मत, आप पढ़िए, लेकिन जितना इस पर ध्यान रखते हैं कितना पढ़ना है, इक्वली आपको इतना भी ध्यान रखना चाहिए कितना हमें छोड़ना है, और हैप्पीली छोड़ना है. ये रिस्क लेते हुए छोड़ना है कि हो सकता है कि ये आ भी जाए एग्जाम में, तब भी हम अगर ये छूटेगा तो कहीं ना कहीं किसी और पोर्शन से हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे हम लोग. आप बात समझ रहे हैं. तो ये बहुत सही एग्जाम्पल दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. एंड एट प्रेजेंट शी इज़ डूइंग प्रैक्टिस. और बहुत फ्रस्ट्रेटेड लाइफ हो गई है, हो जाती है कई बार इंसान की, कि जब जिद पे चढ़ते हैं ना आप घर के प्रेशर्स को झेलते हैं, फिर आपको फिर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी उससे बढ़ा, तो मैंने उम्र बढ़ा ली, दिस दैट, फिर मैं इनसे कोऑपरेशन क्यों करूँ, और चीज़ें एरोगेंसी आना शुरू हो जाती हैं. तो लाइफ गोज ऑन डिस्टर्बिंग ट्रैक देन. तो बेस्ट एग्जाम्पल इज दिस कि मुझसे जब आप पढ़ रहे हैं खास करके, तो ये तो है ही, लर्निंग ऑफ लॉ तो है ही है, उससे ज़्यादा अप्रोच सीखने की कोशिश कीजिए कि किस अप्रोच से, किस तरीके से मैं पॉइंट्स निकालता हूँ, किस तरीके से मैं चीज़ों को कोशिश करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे. आपने अगर वो अप्रोच डेवलप कर ली, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं देती. मेरा पहला एग्जाम जुडिशरी का जब क्वालिफाई हुआ था, तो मैंने CRPC CPC एविडेंस मुश्किल से 2 घंटे पढ़े था बस, और फर्स्ट टाइम बस. कैन यू बिलीव इट? 2-3 घंटे में तीनों ये वाले प्रोसीजर खत्म किए. और क्या पढ़ा था? केवल ये नहीं है कि बस सेकंड अपील कहाँ पर है, फर्स्ट अपील कहाँ पर है, ये हो सकता है अपीलेबल, ऑल ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल, दिस सारे इस तरीके से किया था बस. आई नेवर वेंट इनटू दिस. व्हाई? बिकॉज आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मेरे जो अदर सब्सटेंटिव पार्ट है, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, कॉन्ट्रैक्ट, TPA भी थोड़ा कम ही था. 3-4 बुक्स ऐसी हैं जिसमें से दुनिया की ताकत मुझे हिला ही नहीं सकती. माई परफॉर्मेंस विल बी 90 और 95%, इवन 100%. So I will manage all general questions of these procedure acts, and I will increase my performance with the help of substantive. I will qualify this exam, and every time I qualified. Had I done this all this कि सब कुछ करो, सब कुछ करना है, तो ऐसे ही लोग आपको फेलियर्स की, आप देखना जितने ज़्यादा फेलियर्स मिलेंगे आपको 2 कैटेगरी मिलेंगे, या तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले मिलेंगे, या बहुत पढ़ने वाले भी फेलियर्स मिलेंगे आपको. बहुत फेलियर वालों से आप बच के रहिए, जो ज़्यादा पढ़ करके वो, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है पढ़ने के तरीके में. समझ रहे हैं आप? तो प्लीज़ मैं ध्यान आ गया कि बताने चाहिए बात मुझे अभी. आई कम टू माई टॉपिक बैक दिस. तो ये है एज इफ ही हैड प्रेफर्ड ए सेपरेट अपील. सो नाउ वी गो टू द लैंग्वेज ऑफ दिस. सी, एनी रिस्पॉन्डेंट, गॉट इट?
though he may not have appealed from any part of the decree. This line, first line is very important. Though he may not have appealed from any part of decree, भले ही उसने डिक्री के किसी पार्ट के खिलाफ अपील ना की हो, it means he had not approached the court as appellant. May not only support the decree, number one, he can support the decree, number two, but he may also state that, वो यह भी कह सकता है कि that finding against him in the decree ought to have been in his favor. जो findings decree में है, those findings should have been in my favor. तो earlier I did not object, I did not go in appeal, but when you filed appeal, your filing of appeal, your admission of appeal gave me right to respond now. आम भाषा में कहे कि देखो हम कुछ, इंडिया पाकिस्तान का जब लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये छेड़ेगा तो घर में घुस के मारेंगे, है ना. तो इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, घर बैठे चुपचाप, लेकिन इफ यू डू दिस पुलवामा, वी विल डू बालाकोट. Respondent, the person is sitting at home, but you are filing against appeal him, you are forcing him to come to the court, and if I am coming to the court, I will take the advantage of powers given to me. Rule 22, and it says what? He may state that the finding against me, him, in the court below ought to have been in his favor. कि मेरी फेवर में होने, ये जो वो तो है ही है, बाकी पार्ट जो मेरे अगेंस्ट पार्ट है वो भी मेरे फेवर में होना चाहिए था. अभी तो 50% डिग्री मेरे फेवर में है, बट द डिग्री विच इज नॉट इन माई फेवर शुड हैव बीन पास इन माई फेवर एज वेल. प्लीज रेज हैंड, बात समझ में आ गई तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये. सो दिस इज, तो यू विल सी he has not appealed, respondent has not appealed. So one option is that he can support कि the decree passes, no problem in that. Only the appellant is finding faults unnecessarily, I support this decree, no problem. Otherwise he can also state that finding against him ought to have been in his favor. Next, he may also take any cross objection to the decree which he could have taken by way of appeal. And next is, provided that he has filed such objection within 1 month. अब इसको समझ लीजिए. तो बेसिकली जो बेरेक लैंग्वेज है, यू कैन रीड योर सेल्फ ऑल्सो. दिस इज वॉट एक्चुअली आई रीड इट एक्सप्लेनेशन एज वेल, सो दैट कि सभी को एक साथ पढ़ा देता हूँ फिर आपको मैं. Explanation: a respondent aggrieved by a finding of the court in the judgment. Now here in the जो main body language है rule की, in that case the case is you are agreed by the decree itself. See what you will deduce. Respondent may object to decree, या finding नहीं कहना, ये decree. Though he may have appealed from any part of the decree. Decree can be, there can be so many decrees, preliminary decree, partly preliminary, partly final, like this we have read it in decree. It means he had right to file appeal, समझे आप, but he chose not to. तो ये हुआ cross objections on those points which he could have raised in the cross appeal, you can say like that. समझ रहे हैं यहाँ पर? देखिए आप इसको ऐसे देखिए. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इन सच केसेस. फर्स्ट, he may prefer an appeal from that part of the decree which is against him. If this is the situation, partly in my favor, partly against me, then this is the first option for me. Prefer an appeal from that part of the decree which is against me. समझे नहीं समझे? तो now there will be two appeals. One will be filed by the earlier plaintiff and second will be filed by the defendant in that case. So thus there may be two appeals against the same decree, and these appeals are called cross appeals, and these two appeals will be disposed together. So in this case, this is the case
cross appeals, one by the plaintiff, one by the defendant, and these two appeals will have to be disposed together. समझे नहीं समझे आप बात ये? तो this is the one option कि I can also file appeal. This right is from what? Section 96. Decree can be filed against any decree, every decree. So there was a decree against me, I filed appeal. There is a decree against you, you also filed appeal. Now cross appeals, both should be disposed together. Got it? But second, he may not file appeal. As I said you, कि मैं अपने घर में बैठा हूँ चुपचाप. I am silent at one. I am not filing it. Though I have right to file appeal, but I am not filing appeal. He may not file an appeal against the part of decree passed against him, but may take objections against that part when you filed the appeal. Such objections are called cross objections. So this is the case when you filed the appeal and I am making cross objections and कौन से? अब लैंग्वेज पढ़ते हैं, देखिए समझ में आई बात को नहीं है? तो ये कौन सा ऑब्जेक्शन हुआ? क्रॉस ऑब्जेक्शन on what points? On those points which could have been raised in the appeal by me. This is not against finding. Please try to understand. See, there are two parts. This is, you see, explanation. In that case, any respondent agreed by a finding of the court. In this case, respondent is not aggrieved of decree. Explanation is dealing with a different situation. Explanation will be applicable when there is a finding of the court, but which does not come into the category of decree. So I don't have any right to appeal. In the body part, 22 का earlier part में, I had a right to appeal, but I did not file. Explanation is covering those situations when I don't have right to file an appeal. This is mere finding, जो मैंने पहले लेक्चर में डील किया था आपसे, but this is not a decree. I show you again. This was, if you remember this, no appeal against finding. We have dealt this. Just a quick revision. 96 says that every decree, there is an appeal against every decree. 100 says same. Then comes 104, 105 order, and we have come to this. Appeal lies only against a decree or an order. है ना? It means what? If a finding of the court, it doesn't come into this category, decree or order, it will not be appealable. Now explanation to rule 22 is dealing with that situation, and it is saying respondent is aggrieved by a finding of in the judgment on which the decree appealed against is based, may under this rule file cross objections. So here if you will see that, you see this, according to explanation, respondent is aggrieved, है ना, and this he can file the cross objections in respect of that decree against those findings. आप मेरी बात समझ रहे हो? तो now you can say, you can write also that rule 2, number 1, rule 22 gives right to respondent. Number 1 point. Right is to file cross objections. 3, and that is available in 2 situations. How many situations? 2 situations. He can file cross objection against the finding of the court, or bracket में लिख लीजिए, not a decree or order. File governed by the explanation 22, and he can file the appeal against a decree against which he did not went into appeal. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई हो तो. आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की, या रिलीजियस कुछ आपने, कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा
जो जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा, और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।